कैंपस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज बीकॉम सेकेंड ईयर का बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ग्रुप बी में आता है वो आपको बताने जा रही हूँ। जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बेस पेपर है, जिसमें एग्जाम में आपका एक मॉडल पेपर का काम करेगा, जिसमें 4 नंबर का अनिवार्य प्रश्न होता है और सेक्शन ए में 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको पता होगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए हैं। फिर ये 10-10 नंबर का होता है। मैं आपको इन सभी के बारे में डिफिनेशन दूंगी, बताऊंगी कि क्या कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम 20 नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका है, अनुबंध की परिभाषा दीजिए तथा एक वैध अनुबंध के आवश्यक तथ्यों को बताइए। तो अनुबंध होता क्या है? देखिए, जब एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है, दूसरा व्यक्ति स्वीकृति देता है, दोनों के बीच जो क्रिया उत्पन्न होती है, जो ठहराव होता है, वही हमारा क्या अनुबंध का रूप धारण कर लेता है। असल इसे धारा 2H के अनुसार आप कह सकते हैं कि अनुबंध जो राजनीति द्वारा पत्नी हो क्या होता है, हमारा अनुबंध होता है। मतलब अनुबंध का इसमें रेगुलेटरी में यह है कि आपको धारा भी याद करना पड़ेगा, लिखते जाइए और धारा भी क्या लिखना जरूरी रहता है। तो धारा 2H में अनुबंध की परिभाषा दी गई है कि जो राजनीति द्वारा क्या हो पत्नी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुबंध बोलते हैं। और एक वैध, देखिए जैसे ठहराव कई प्रकार के होते हैं, एक पक्षीय ठहराव, दो पक्षीय ठहराव, वैसे अनुबंध भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। वैध अनुबंध होता है, अवैध अनुबंध होता है, व्यर्थ अनुबंध होता है, व्यर्थनीय अनुबंध होता है। तो हम यहाँ एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। एक वैध अनुबंध का आवश्यक लक्षण क्या होता है? एक वैध अनुबंध का आवश्यक लक्षण वह होते हैं कि जो हमारा अनुबंध होता है वो कैसे वैध होगा। देखिए, एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण में सबसे पहले तो उसका 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना चाहिए। मतलब कहने का मीन्स यह है कि उसमें 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना, जैसे जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखेगा, दूसरा व्यक्ति स्वीकृति प्रदान करेगा, तो अकेले तो यह कार्य नहीं हो सकता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। पहला आपका हेडिंग हो जाएगा। दूसरा हेडिंग होगा आपका कि ठहराव का होना। मान लीजिए ठहराव होगा तभी ना आगे चलकर अनुबंध होगा। ठहराव जब होगा नहीं तो अनुबंध कहाँ से होगा? तो दूसरा हेडिंग आपका होगा ठहराव का होना। ठहराव का होने में यह होता है कि जब एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है, दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकृति प्रदान करता है, तो दोनों के बीच जो क्रिया उत्पन्न होती है वो क्या होता है? ठहराव होता है। तीसरा हेडिंग आप ले सकते हैं कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति से आशय यह है कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति में उत्पीड़न आता है, कपट आता है, मिथ्यापन आता है, ये धारा के अंतर्गत आता है। स्वतंत्र सहमति धारा 14, फिर 15, 16, 17 ऐसे है, ठीक है। तो स्वतंत्र सहमति का मीन्स यह है कि वो उत्पीड़न से पीड़ित न हो या किसी के दबाव में न हो, अनुचित प्रभाव को उस पर क्या उपयोग न किया गया हो, ठीक है। फिर पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। अब आप सोचें अनुबंध करने की क्षमता, मान लीजिए एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण में उस पक्षकार में क्या होनी चाहिए? अनुबंध करने की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। क्षमता का मीन्स यह है कि वह क्या हो? स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो और वयस्क हो, और जब भी वह अनुबंध करने जा रहा हो तो किसी प्रकार का नशा न किया हो। कहने का मीन्स यह हो कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तभी क्या हो? अनुबंध कर सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? मतलब अनुबंध के एक वैध अनुबंध के लक्षण में यह भी हो सकता है कि प्रतिफल के साथ होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई दूसरे को संपत्ति बिना प्रतिफल का दे तो क्या होगा? वैध नहीं होगा। तो एक हेडिंग और हो जाएगा कि क्या प्रतिफल के साथ होना ही वैध अनुबंध के क्या है? लक्षण है। और क्या हो सकता है कि जो भी आप अनुबंध करें वो क्या हो? स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव न हो। कहने का मीन्स यह है कि कुछ ऐसे ठहराव होते हैं, कुछ ऐसे अनुबंध का रूप धारण कर लेते हैं ठहराव, जो आगे चलकर क्या होते हैं? वैध नहीं होते हैं। मतलब स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव में ऐसे ठहराव होते हैं, जैसे विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव आ जाएगा, व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव, किसी वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव क्या हो जाएंगे? स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव में आ जाएंगे। तो ये सब क्या है? एक वैध अनुबंध के क्या है? आवश्यक लक्षण है, ठीक है। तो अब ये मतलब दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, निक्षेप को परिभाषित कीजिए, निक्षेपी और निक्षेपीयता के अधिकार को बताइए। देखिए, निक्षेप को इंग्लिश में हम पेमेंट कहते हैं, जो लैटिन भाषा के बेलर शब्द से उत्पत्ति होती है, जिसका तात्पर्य होता है सुपुर्दगी करना। देखिए, जब इसमें यह होता है कि जब एक व्यक्ति अपने माल का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति के पास, मतलब माल का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को क्या सौंप देता है, तो वहाँ क्या होता है? निक्षेप होता है।
तो इसमें यह होता है कि अ ब मतलब दो व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी अ ब हो, अ ब को क्या दे देता है, अपनी साइकिल दे देता है, और उसमें क्या किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने साइकिल का जो भी स्वामित्व इसके पास आता है किसको दे देता है, ब को दे देता है। तो ये क्या हुआ, विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब उस साइकिल को ले जाएगा, तो ब क्या हो गया, निक्षेपीता हो गया, और जो उसका स्वामी हो क्या हो गया, निक्षेपी हो गया। तो कहने का मीन्स यह है कि निक्षेप, तो दोनों के बीच जो भी अनुबंध हो रहा है वो क्या होगा, निक्षेप का अनुबंध कहलाएगा। अब इसमें निक्षेपी के अधिकार और निक्षेपीयता के अधिकार बताया है। तो एक इसमें ट्रिक है कि जो निक्षेपी के अधिकार होंगे वो निक्षेपीयता के क्या बन जाते हैं, कर्तव्य बन जाते हैं, और जो निक्षेपीयता के अधिकार होंगे वो निक्षेपी के क्या बन जाएंगे, कर्तव्य बन जाएंगे। तो आप हेडिंग अगर याद करें तो दोनों हेडिंग क्या होगा, सेम सेम होगा। जैसे निक्षेपी के अधिकार क्या हो सकते हैं, निक्षेपी का यह अधिकार हो सकता है कि माल का, अगर निक्षेपीयता माल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता हो, कहने का मीन्स है कि वो साइकिल दिया है कि अपना काम करके क्या मुझे साइकिल क्या कर दे, वापस कर दे, लेकिन मतलब ब को साइकिल दिया तो ब क्या करता है, अपना तो काम कर लेता है, लेकिन उस साइकिल को दूसरे किसी को भी दे देता है, जिससे उस साइकिल का क्या काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जिससे निक्षेपी को क्या अच्छा नहीं लगता है। अच्छा करने के मतलब उस माल का ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब शर्त यही है कि आप अपना काम करके मेरे सामान को क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए, लेकिन वो क्या ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज करता है। तो निक्षेपी को यह अधिकार होता है कि क्या करे, निक्षेपी को यह अधिकार होता है कि अगर उसके माल की किसी प्रकार की क्षति हो तो निक्षेपीयता को क्या उसकी क्षतिपूर्ति की हानि की क्या पूर्ति करा सकता है। और क्या अधिकार हो सकते हैं, निक्षेपी निक्षेपीयता को जो सामान देंगे उसमें क्या कुछ शर्त निर्धारित होती है, अगर वो शर्त के बाहर निक्षेपीयता कोई भी कार्य करता है तो निक्षेपी को यह अधिकार होता है कि वो क्या पुनः अपने सामान को क्या कर सके, वापस कर सके। दो हेडिंग, तीसरा हेडिंग क्या हो जाएगा कि निक्षेपी जो सामान दिया है, मान लीजिए कि हो सकता है साइकिल की जगह अनाज दिया हो और निक्षेपी यह ना चाहता हो कि वो मेरे सामान में क्या किसी दूसरे व्यक्ति के सामान की मिलावट करे, लेकिन निक्षेपीयता क्या करता है, दूसरे सामान की उसमें क्या करता है, मिलावट कर देता है। तो इसमें यह है कि निक्षेपी के बिना पूछे निक्षेपीयता उसमें सामान में क्या है, मिलावट नहीं कर सकता। अगर मिलावट करेगा तो निक्षेपीयता क्या होगा, वो निक्षेपीयता उत्तरदायी होगा क्या उसके माल की क्षतिपूर्ति करने के लिए, जो भी हानि हो उसका क्या भरपाया करने के लिए, ठीक है। तो ये निक्षेपी का अधिकार हो गया और निक्षेपीयता के एक तरफ से वो कर्तव्य हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें अधिकार एवं कर्तव्य सेम सेम होते हैं। फिर अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, आदत विक्रेता, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनपेड सेलर। अब आप सोचते हैं आदत विक्रेता, देखिए विक्रेता किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं जो भी व्यक्ति वस्तु बेचता है उसे क्या हम बोलते हैं, विक्रेता बोलते हैं। और क्रेता किसे बोलते हैं, जो व्यक्ति वस्तु खरीदता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेता बोलते हैं। अब इसमें आ गया आदत विक्रेता, अनपेड सेलर। मतलब कहने का मीन्स यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई भी माल का स्वामित्व देता है या सामान देता है या बेचता है, तो विक्रेता जब क्रेता को सामान बेचता है और उस स्थिति में क्रेता क्या करता है, उसका पूरा पैसा न देके, कहने का मीन्स क्या है कि कोई भी वस्तु क्रेता खरीदता है तो 400 का है तो क्या करता है 200 देता है और कहता है कुछ दिनों के बाद मैं 200 रुपये आपका पुनः दे दूंगा, तब अपना सामान लेके जाऊंगा। लेकिन क्रेता क्या करता है, कुछ दिन के बाद वो पैसा नहीं देता है। उस स्थिति में विक्रेता क्या हुआ, उस स्थिति में उस विक्रेता को क्या कहा जाएगा, आदत विक्रेता। उस स्थिति में विक्रेता को आदत विक्रेता कहा जाएगा। तो आदत विक्रेता को माल के प्रति कौन कौन से अधिकार होते हैं, तो आदत विक्रेता को माल के प्रति क्या अधिकार होता है, जैसे आदत विक्रेता अगर क्रेता को कोई वस्तु दे देता है तो क्या कर सकता है, माल को मार्ग में रोक रखने का अधिकार रख सकता है। मतलब मार्ग में रोक रखने का अधिकार से तात्पर्य है कि मार्ग में रोक रखने से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि विक्रेता माल को ट्रांसफर कर दिया है क्रेता के पास जाने के लिए, और क्रेता कहता है कि अभी हम पैसा पेमेंट करते हैं, लेकिन समय से वो क्या पैसा पेमेंट नहीं करता है, तो इसमें विक्रेता को यह अधिकार होता है कि वो माल को माल में क्या कर रुकवा सके। दूसरा अधिकार यह होता है कि वो माल को क्या कर सके, रास्ते में रुकवा दे सके, या माल को क्या अगर समय को नहीं देता है तो उन्हें क्या उस माल को बेच सकता है। मतलब एक तो यह हो गया कि माल को अपने पास रख ले, दूसरा यह हो गया कि माल को पुनः बेच दे, और यह हो गया कि माल को मार्ग में रोकने का भी अधिकार होता है। तो सब किसको होता है, आदत विक्रेता को होता है। फिर कपट से आप क्या समझते हैं, तो कपट से तात्पर्य यह होता है और मिथ्यावरण। देखिए
तो ये धारा 17 में आता है। तो धारा 17 में कपट आता है। तो कपट से यह होता है कि जब किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है तो उसे कपट कहते हैं। और सरल शब्द में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब को अपना घोड़ा देता है, ठीक है, और वो कहता है कि घोड़ा क्या है, काफी स्वस्थ है, लेकिन ब अपने घर ले जाता है और जानता है कि घोड़ा क्या है, स्वस्थ नहीं है, लेकिन वो ब से कहता है कि घोड़ा क्या है, काफी स्वस्थ है। ब जब खरीद के ले जाता है तो उसे मालूम चलता है, अपने घर जब लेकर जाता है तो उसे मालूम चलता है क्या उसका घोड़ा क्या है, स्वस्थ नहीं है। तो वो क्या फिर वाद मतलब क्या करेगा, पुनः आके वैसे कहेगा और अगर नहीं मानेगा तो क्या कर सकता है, वाद प्रस्तुत कर सकता है। कहने के मीन्स यह है तो न्यायालय में उस मुकदमे को ले जा सकता है और उसके प्रति क्या वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो न्यायाधीश उसे क्या मतलब यह कहेगा कि आपने क्या किए हैं, कपट किए हैं। कपट का मतलब जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देना क्या कहलाता है, कपट कहलाता है। तो देखिए कपट के बाद आ जाता है मिथ्या वर्णन। अब आप लोग सोचें कपट और मिथ्या वर्णन सेम है, नहीं, कपट और मिथ्या वर्णन दोनों क्या है, अलग अलग है। मिथ्या वर्णन उसे कहते हैं जो जानबूझ के नहीं किया जाता है, मतलब वह व्यक्ति क्या होता है, निर्दोष होता है, मालूम है कि वह संबंध गलत है, लेकिन उस व्यक्ति को यह पता रहता है, धारा 18 के अंतर्गत आता है मिथ्या वर्णन, उस व्यक्ति को यह मालूम रहता है कि क्या वह सामान सही है। जैसे वो गाय रखा है, चाहे जो भी सामान अपने पास रखा है, तो उस व्यक्ति को मालूम रहता है और जब वो को बेचता है तो और को यह पता रहता है कि क्या है, स्वस्थ है, वो घोड़ा क्या है, स्वस्थ। उसे ये नहीं मालूम रहता कि घोड़ा क्या है, अस्वस्थ है, लेकिन जब वो को बेचता है तो वो को तो मालूम चलता है वह स्वस्थ है। तो दोनों मतलब और घोड़ा ये धोखा देने के उद्देश्य से नहीं करता है, लेकिन इसमें धोखा है, लेकिन वो धोखा देने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, वह अनजाने में उसे मालूम रहता है कि क्या असत्य बात सत्य है, तो ये क्या अनजाने में यह कार्य किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मिथ्या वर्णन बोलते हैं। अब कपट के प्रभाव मतलब इसमें कपट के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो मतलब कपट के प्रभाव में यह है कि अनुबंध की व्यर्थनीय होना, मतलब कपट अगर किया गया हो तो अनुबंध क्या होगा, व्यर्थनीय होगा। व्यर्थनीय का मतलब यह है कि धोखा देने के उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाता है क्या होगा, व्यर्थ होगा। और काफी अधिक प्रभाव मतलब कई प्रभाव हो सकते हैं, व्यर्थनीय होना, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरा होना, ये सब ठीक है। अब हम 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्रेता के सावधान के सिद्धांत को समझाइए और इसके नियम का पढ़ो। अब क्रेता सावधान के सिद्धांत, हेडिंग से आपको मालूम है कि क्रेता सावधान का सिद्धांत क्या होता है। देखिए क्रेता कौन होता है, जो वस्तु को खरीदता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेता बोलते हैं। क्रेता को हम उपभोक्ता भी बोल सकते हैं। तो क्रेता सावधान के सिद्धांत में यह होता है कि क्रेता जब वस्तु को खरीदता है और उसमें किसी प्रकार की शिकायत होती है तो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। देखिए पहले यह नियम नहीं था, लेकिन क्रेता सावधान के सिद्धांत जब से बना तब से यह नियम है कि कोई भी विक्रेता क्रेता को जानबूझकर कोई गलत सामान नहीं दे सकता है। विक्रेता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा क्रेता को जो भी वस्तु दे क्या दे, सही दे। क्रेता सावधान के सिद्धांत के अंदर यह आता है कि क्रेता को न किसी प्रकार की मिलावट की वस्तु दे सकते हैं, न किसी प्रकार की मतलब गलत सामान आप क्रेता को नहीं बेच सकते हैं। अगर गलत सामान आप क्रेता को बेचते हैं तो क्या आप पे क्रेता क्लेम कर सकता है, क्रेता को यह अधिकार है, ठीक है। अब हम आते हैं गिरवी तथा गिरवी रखने वाले के अधिकार। अब आप सोचिए गिरवी, देखिए निक्षेप और गिरवी सेम है, इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, काफ़ी कम का अंतर है। यह धारा 172 से 181 के अंतर्गत आता है। तो गिरवी क्या होता है, गिरवी वह शब्द होता है, गिरवी का आप भी आज से जानते होंगे क्योंकि गिरवी सामान आप रखते होंगे, समझिए गिरवी वही है, बस आपको धारा याद करनी जरूरत है, धारा 172 से 81 तक। तो इसमें यह होता है कि गिरवी से आशय यह है कि जब आप किसी वस्तु को किसी व्यक्ति के समक्ष जमानत के रूप में रखते हैं, उससे क्या पैसा लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गिरवी बोलते हैं। जैसे अब के समक्ष अपने क्या साइकिल रखता है और उससे क्या पैसा लेता है, तो दोनों के बीच जो अनुबंध होता है वो क्या हुआ, गिरवी हुआ। और गिरवी के यहाँ क्या है, गिरवी के रख लेने वाले के अधिकार, इसमें तात्पर्य यह है कि गिरवी जो रख लेने वाला होता है, जो रखने के जो अधिकार होते हैं, दोनों के अधिकार और कर्तव्य, जैसे उसमें था निक्षेप के अधिकार और कर्तव्य में, वैसे गिरवी में भी है
कि उसके क्या अधिकार है, उसके क्या कर्तव्य हैं। तो गिरवी के रख लेने वाले का अधिकार यह होता है कि माल को रोक लेने का अधिकार, मतलब जिसको मतलब अ ब को साइकिल दिया, ठीक है, या गहना, मतलब अ ब को गहना दिया, ठीक है, जमानत के रूप में उसको रखने को दिया, कहता है कि जब मैं पैसा दूंगा तो क्या आप दीजिएगा। तो गिरवी रख लेने वाले को अधिकार है कि वो माल को क्या रोक के रखे रहे। जितने समय तक अगर आप पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तब तो क्या माल को रोक रखने का अधिकार है। दूसरा यह है कि आप मतलब जो भी आपको मतलब समय से आप उसको पैसा नहीं देते हैं तो उसको अधिकार है कि क्या करे, आपका जो सामान रखा है उसको बेचने का भी अधिकार है। अब आप उसका कर्तव्य क्या होगा, उसका कर्तव्य यह होगा कि वो क्या करे, माल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग न करे, सही समय पर माल को जो भी रखा है वो क्या उसका कर्तव्य होता है गिरवी रख लेने वाले का कि माल की क्या करे, देखभाल करे, सब के अनुसार माल का क्या करे, उपयोग न करे। आप किसी को गहना दे दी वो क्या करे, उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो क्या उसको अच्छे से देखभाल करे। दूसरा कर्तव्य हो सकता है होना चाहिए कि वो सब के अनुसार क्या उस माल की अच्छे से सब के अनुसार कोई भी गलत कार्य न करे उस माल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज न करे, ठीक है। ये गिरवी उसके कर्तव्य। अब आगे हमारे प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। क्या प्रतिफल की विद्यमानता किसी अनुबंध की वैधता के लिए आवश्यक है? प्रतिफल, तो हमारा प्रतिफल क्या होता है, साधारण बोलचाल की भाषा में प्रतिफल से आशय उस मूल प्राप्ति से होता है जो वचनदाता को वचन के बदले वचनदेता द्वारा दिया जाता है, या कुछ के बदले कुछ है। यह धारा 2D के अनुसार है, यह भूत, वर्तमान और भविष्य कुछ भी हो सकता है। अब देखिए प्रतिफल क्या होता है। देखिए प्रतिफल साधारण शब्द में हम आपको बता दें प्रतिफल क्या होता है कि एक वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए और मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बेचता है तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल होना चाहिए, जैसे और ब को क्या स्कूटर देता है और ब स्कूटर के लिए उसको क्या देगा, पैसा देगा, तो इसमें क्या प्रतिफल क्या है, और ब को स्कूटर देता है, ठीक है, और ब उसे क्या करता है, और को 4000 रुपये देता है, जो भी पैसा देता है। तो जो स्कूटर ब का प्रतिफल है और अ का प्रतिफल क्या है, 4000 रुपये, तो ऐसे, ठीक है। अब उसमें वैधानिक नियम प्रतिफल मतलब कुछ वैधानिक नियम है, तो क्या प्रतिफल जो भी होना चाहिए वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। मतलब आप कोई भी सामान बेचिए उसमें क्या वचनदाता की इच्छा हो, प्रतिफल वचनदीयता की मतलब वचनदीयता की भी इच्छा पे हो, प्रतिफल कुछ कार्य करने का भी हो सकता है, प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, प्रतिफल स्पष्ट रूप से मतलब लिखित होना चाहिए, ठीक है। अब प्रतिज्ञा पत्र विनिमय विपत्र। प्रतिज्ञा पत्र एक पत्र होता है जिसमें यह प्रतिज्ञा दी जाती है कि आप जो भी वस्तु किसी को देते हैं तो इस समय पर एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर क्या करें, उसे वापस कर दें, तो उसे हम प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। विनिमय पत्र एक प्रलेख होता है जिसमें एक बिल के कार्य किया जाता है और इसमें मतलब यह लिखित रूप से हो सकता है, ठीक है। अब विदेशी विनिमय प्रबंधन नियम। विदेशी विनिमय प्रबंधन नियम क्या होता है, इसे शुरू में फेरा कहा जाता था, ठीक है, ये आगे चलकर फेमा का रूप धारण कर लिया। फेरा आगे चलकर फेमा कब बना, 2000 में बना फेमा, ठीक है। तो फेमा जब ये बना तो इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य यह होता है कि 2 या 2 से अधिक देश क्या करें, आपस में मिलजुल कर कोई भी कार्य करे, उसे हम क्या करते हैं, फेमा बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देश एक दूसरे से मिलकर कार्य करना है क्या कराता है, फेमा कराता है, ठीक है। अब हम आए आगे क्वेश्चन, प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए। अब आप लोग सोचते होंगे प्रस्ताव का मीन्स ये होता है कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के संबंध में या अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत करने क्या कहलाता है, प्रस्ताव कहलाता है, ठीक है। और इसकी विशेषता बताते हुए प्रस्ताव मतलब कहने का मीन्स यह है कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और वो को किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रस्ताव रखता है, मतलब कहने में अपनी बात को प्रस्तुत करता है कि आप मेरी साइकिल खरीद सकते हैं, तो वो के समझ क्या कर रहे हैं, अपनी बात को प्रस्तुत करना है, क्या कहलाता है, प्रस्ताव कहलाता है। और यह धारा 2A के अंतर्गत आता है, जिसमें इसकी विशेषता क्या हो सकती है, 2 या 2 से अधिक पक्षकार होना। मतलब मान लीजिए कि जो भी धारा किया गया हो उसमें 2 या 2 से क्या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, प्रस्ताव किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से होना चाहिए, ये सब हो जाएगा इसी विशेषता में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, व्यर्थ ठहराव क्या है।
व्यर्थ ठहराव और स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। अब आप लोग समझते होंगे व्यर्थ ठहराव क्या है। देखिए ठहराव हम शुरू में आपको बताया कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम सहमति भी कहते हैं, इसे हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। और ठहराव का मीन्स ये होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर जो भी क्रिया उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ठहराव बोलते हैं। और व्यर्थ ठहराव वह ठहराव होता है जो क्या अधिनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, धारा 2G के अंतर्गत आता है। इसमें यह बताया गया है कि जो भी मतलब यह ठहराव क्या होता है, शुरू से ही क्या होता है, व्यर्थ होता है, ठीक है। और इसमें आगे स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव में वह सभी ठहराव होते हैं, इसमें धारा 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे हैं। तो इसमें आप हेडिंग में विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव, वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाला ठहराव, बाजी के ठहराव, संभव कार्य करने के ठहराव, मैं उसमें हेडिंग बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आता है हानि रक्षा अनुबंध तथा प्रतिभूति अनुबंध को समझाइए। देखिए हानि रक्षा अनुबंध, हानि रक्षा अनुबंध अधिनियम धारा 124 के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि मतलब ऐसी हानि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है जो स्वयं से हो या किसी दूसरे के आचरण से हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हानि रक्षा अनुबंध बोलते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति आपस में अनुबंध करते हैं, दोनों व्यक्तियों में से किसी द्वारा भी कोई भी हानि होता है तो क्या पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह कहता है, आश्वासन देता है कि अगर कोई हानि होगा तो क्या उसका मैं भरपाया करूंगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हानि रक्षा अनुबंध बोलते हैं। अब दूसरा प्रतिभूति अनुबंध। प्रतिभूति अनुबंध का तात्पर्य होता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। अब गारंटी का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, एग्जाम्पल हम बोल देते हैं क, ख और ग, 3 व्यक्ति हैं। क ख को क्या देता है, पैसा देता है 40,000 रुपये चाहे 4,000 रुपये जितना भी देता है, और ग को बीच में क्या गारंटी के रूप में खड़ा किया जाता है, और क ख को पैसा देता है, ग गारंटी देता है कि अगर ख पैसा क को नहीं देगा तो कौन देगा, मैं दूंगा। तो ये क्या हुआ, प्रतिभूति अनुबंध हुआ। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिभूति अनुबंध बोलेंगे, ठीक है। अब हम ये था 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं चेक क्या है, और 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है चेक क्या है, उसके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का होता है, फिर सहमति को होता है, ठीक है। तो चेक एक विनिमय पत्र होता है, जिसमें किसी विशिष्ट मतलब कहने का मीन्स यह होता है कि चेक जो होता है एक विनिमय पत्र होता है जो किसी विशिष्ट बैंकर पर लिखा गया होता है तथा आहरित किया होता है, जो स्पष्ट रूप से क्या हो, प्रतिष्ठित हो, वही क्या कहलाता है, चेक कहलाता है। तो चेक मतलब कहने का मीन्स यह है कि चेक एक विनिमय पत्र होता है और एक विशिष्ट पर लिखा जाता है, एक विशिष्ट किसी को देने के लिए लिखा जाता है चेक। और उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो उपभोक्ता सावधान के सिद्धांत ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होगा। और उसके बाद सहमति जो होगा वो ठहराव होता है, सहमति को दूसरे अर्थों में ठहराव बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। ठहराव और सहमति दोनों क्या है, सेम है, जो हम बता चुके हैं। गिरवी तथा निक्षेप में अंतर बताइए, गिरवी और निक्षेप दोनों के बारे में बता चुके हैं। निक्षेप को हम बताएं फ्रेंच भाषा के बेला शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य होता है सुपुर्द करना, और गिरवी का तात्पर्य जमानत के रूप में रखना होता है। कहने का मीन्स यह है कि एक व्यक्ति की जमानत के रूप में रखना है, गिरवी का से आप लोग समझते होंगे। और आता है विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में अंतर, जो यह होता है विक्रय का मीन्स आप समझते हैं, जब विक्रेता क्रेता को कोई वस्तु बेचता है उसे हम क्या बोलते हैं, दोनों की जो क्रिया उत्पन्न होती है उसे विक्रय बोलते हैं। और क्रेता विक्रेता को जब कोई वस्तु बेचता है और दोनों के बीच मतलब किसी वस्तु के लेन देन के संबंध में जो एग्रीमेंट होता है उसे वहाँ क्या उत्पन्न होता है, ठहराव उत्पन्न होता है। ये विक्रय के ठहराव हुए। अब यहाँ कहने का मीन्स मेरा है कि अब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।